Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के आपके लिए हम ढेरों करंट अफेयर्स के ऐसे ऐसे टॉपिक्स ला रहे हैं जो आपके प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको हर बार सोचना पड़ता है कि कौन से टॉपिक पढ़ें, और टॉपिक पढ़ भी लिए तो उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें निकालनी चाहिए, जो हमारे प्री और मेंस के हिसाब से काम आ सकता है। तो इसके लिए आपको बेफिक्र हो जाना है। आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से हम वो सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सबसे पहला काम करिए कि तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वेत फास्फोरस जो आपका है वो कैसे एक युद्ध सामग्री के तौर पर युद्ध किया। पहली चीज तो, और ये न्यूज किस में छपी थी, तो आपके इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस साथ में द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आपको कहीं ना कहीं बड़ा फायदा पहुंचाती है। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि श्वेत फास्फोरस एक युद्ध सामग्री। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे आपके प्री में कैसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में आपके मेंस में कैसे इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा। जैसा हमेशा बोलता हूं बच्चों की, इस समय अनअकैडमी पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। आपको अगर अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है तो आपके सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट मिलेगा कैसे आपको, तो अनअकैडमी आपको बाय डिफॉल्ट पहले तो डिस्काउंट देती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने कोई एग्जाम के लिए अप्लाई किया, आपको उसमें अनअकैडमी ने 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब आपको ये 5,000 का डिस्काउंट तो बाय डिफॉल्ट अनअकैडमी दे रही है, लेकिन उतना ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और अगर चाहिए, आपके मान लीजिए डबल पैसे आपको बचाने, तो आप इस शिव5 कोड को उपयोग कर लीजिए। जैसे आप शिव5 कोड का उपयोग करेंगे तो जितना आपको अनअकैडमी डिस्काउंट दी रहेगी, उतना ही एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट आपको इस शिव5 कोड से मिल जाएगा। तो इस कोड को लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने दोस्तों को दिला सकते हैं, साथ में अपने रिश्तेदारों को दिला सकते हैं, या जो भी तैयारी करना चाहे उनको जरूर दिलवाइए। शिव5 कोड लगाने पर आपको ये सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और साथ ही आपके जेब में ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। तो चलिए हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर है श्वेत फास्फोरस युद्ध सामग्री। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। तो हाल ही में क्या हुआ है, वैश्विक मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन करते हुए गाजा और लेबनान में श्वेत फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। और ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, ठीक है, कि कैसे युद्ध सामग्री के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा। तो किसने क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, जो कि क्या करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो वैश्विक मानवाधिकार संगठन आप जानते हैं, और इसी ने कहा है कि इजराइल के जो रक्षा बल हैं, जो डिफेंस फोर्सेस इजराइल की हैं, वो क्या करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून है, ठीक है, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए उन्होंने बताया कि ये गाजा वाला क्षेत्र, जो फिलिस्तीन का क्षेत्र कहा जाता है, साथ में लेबनान में श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का हनन है। तो इसके लिए इस पर आरोप लगाया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, किस पे, इजराइल डिफेंस फोर्सेस पे। बात करें अगर श्वेत फास्फोरस है क्या, तो जब बात करेंगे श्वेत फास्फोरस की, तो इसका परिचय देते हैं। तो श्वेत फास्फोरस एक पायरोफोरिक अर्थात स्वतः जल ज्वलनशील है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि अपने आप से ही जल जाएगा जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, यानी इसको खुला छोड़ दो तो पक्का जल जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस आप सोच सकते हैं कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसे क्या कहता है, पायरोफोरिक कहा जाता है। स्वतः ज्वलनशील को क्या कहा जाता है, पायरोफोरिक। इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है, और शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। तो पायरोफोरिक यानी स्वतः ज्वलनशील, जिससे क्या होता है, एक गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र उष्मा उत्पन्न होती है। आप सोचिए 815 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है। आप सोचिए 815 डिग्री सेल्सियस की अगर ये तीव्र उष्मा उत्पन्न करेगा, तो सोचिए वहां के जो हालात होंगे जहां पर ये गिरेगा, बहुत ही बुरी कंडीशंस हो सकती है। इसी को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या हुआ है, एक चिंता व्यक्त की है कि आईडीएफ के द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इसको यूज किया जा रहा है। तो ये हल्का धुआं भी उठाती है, साथ में गाढ़ा भी होता है। 815 डिग्री सेल्सियस का तीव्र उष्मा यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती है, इसको ध्यान में रखे चलो। बात करें अगर पायरोफोरिक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, तो जो वायु के संपर्क में आने पर स्वतः बहुत ही तेजी से यानी 5 मिनट से कम समय में ही प्रज्वलित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऐसे पदार्थों को पायरोफोरिक कहा जाता है।
जो जैसे ही वायु के संपर्क में आएंगे वैसे जल उठेंगे, 5 मिनट के अंदर ही जल जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, इसको ध्यान में रखें। अगर बात करें इसकी वैश्विक स्थिति की, तो रासायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग के विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के तहत श्वेत फास्फोरस को पायरोफोरिक ठोस यानी श्रेणी 1, जिसमें ऐसे रसायन शामिल होते हैं जो वायु के संपर्क में आने पर सहज प्रज्वलित हो उठते हैं, यानी कि नॉर्मली जल ही जाते हैं, ठीक है, आग लग जाती है, ठीक है। तो इसको श्रेणी 1 में रखा गया है, ऐसे रसायनों के श्रेणी 1 में रखा गया है, जो कि वर्गीकरण किया जाता है, लेबलिंग की जाती है विश्व स्तर पर, ठीक है। तो श्वेत फास्फोरस को यानी पायरोफोरिक ठोस की जो श्रेणी 1 है उसमें रखा गया है, जिसमें कौन कौन से रसायन शामिल हैं, ऐसे रसायन जो वायु के संपर्क में आते ही आसानी से जल उठते हैं। साथ में इसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो रासायनिक खतरे के वर्गीकरण और संचार को मानकीकृत करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण है कि अगर इसमें श्रेणी 1 में कोई पदार्थ शामिल हैं तो इनको मानव के ऊपर नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। इसको रासायनिक खतरे के रूप में वर्गीकरण किया गया है कि ऐसा हथियार के तौर पर प्रयोग करना एक तरह से रासायनिक हमला माना जाता है। आप जानते हैं रासायनिक हथियारों का उपयोग वर्जित है, ठीक है। तो इस आधार पर इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुद्दा उठाया है और ये बहुत ही इस समय गर्म मुद्दा है, इसको ध्यान में रख के चलो। बात करें अगर इसके सैन्य उपयोग की, तो श्वेत फास्फोरस तोप के गोले में, बम और रॉकेट में प्रयुक्त होता है। इस रसायन में भिगोए गए फिल्ट यानी कपड़ा पेजेज के माध्यम से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इस रसायन में कपड़ा भिगोकर भी अगर फेंक दिया जाए तो आग लगी जाएगी, क्योंकि जैसे वायु के संपर्क में आएगा जल उठेगा। वैसे नॉर्मली तोप के गोले में, बम में और रॉकेट के थ्रू भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बात करें इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग, एक स्मोक स्क्रीन के रूप में होता है, जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, थल सेना द्वारा दुश्मन से अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ठीक है, एक स्मोक बम फेंक दिया जाता है जिसके थ्रू क्या करती है थल सेना अपना स्थान बदल सकती है या अपने किसी सैनिक को वहां से हटा सकती है। तो एक तरह से सामने वाले को दिखता नहीं कि क्या हो रहा है उस तरफ, और इस आधार पर बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी जानें बच जाती है, और इसको थल सेना बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग करती है जब ऐसी कोई स्थितियां बनती है। तो इसको क्या जाता है स्मोक स्क्रीन, यानी कि धुएं की स्क्रीन तैयार हो जाती है, ठीक है। एक धुएं का जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका उपयोग थल सेना अपने दुश्मन से जो गतिविधियों को छिपाने के लिए करती है। बात करें अगर धुआं दृश्य अस्पष्टता का कार्य करता है जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता, और श्वेत फास्फोरस इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और आयु ट्रैकिंग प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो आपके इंफ्रारेड ऑप्टिक्स यूज होते हैं, साथ में आयु ट्रैकिंग प्रणाली जो होती है उसको भी यह नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ही खतरनाक चीज, तो इस तरह से समझ सकते हैं। श्वेत फास्फोरस का उपयोग आग लगाने वाले हथियार के रूप में भी किया जा सकता है, कि आग लगाना हो अगर कहीं पे तो इसका श्वेत फास्फोरस का उपयोग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आग लग जाएगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सेना ने वर्ष 2004 में इराक में फालूजा की दूसरी लड़ाई के दौरान छिपे हुए लड़ाकों को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु श्वेत फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया था, यानी कि आग लगा दी थी। कैसे, श्वेत फास्फोरस जैसे हथियार वहां पर फेंके, और कहां की लड़ाई में, फालूजा की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, जहां पर कहां की बात हो रही है, इराक की बात हो रही है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना है 2004 में, ठीक है, जब यहाँ पर अमेरिकी सेना से युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पर जो छुपे हुए से अलग अलग, ठीक है, जो उनको लगते थे यहाँ के इराकी लड़ाके, उनको स्थान छोड़ने पर मजबूर करने के लिए, ताकि वो दिख सके और उस पर हमला कर सके अमेरिकी फोर्स, तो इसके लिए श्वेत फास्फोरस का उन्होंने उस टाइम पे इस्तेमाल किया था। घातकता की बात करें कि कितना घातक हो सकता है, तो यह बेहद ही ज्वलनशील होने के कारण हड्डियों तक को जला सकता है। आप सोचिए कि इससे ज्यादा घातक क्या हो, हड्डियां बहुत बहुत सालों तक दबी रहने के बाद भी आप देखिए मिल जाती है, तो ये क्या है, हड्डियों तक को जला देता है या गला देता है, इसको इस तरह से समझ लीजिए। इससे लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और साथ में आधारभूत जो अवसंरचना है वह फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। आग लगेगी, ऑब्वियस है फसलें भी जलेंगी, और कहीं ऐसी जगह आग लगेगी, ऑब्वियस है घर के आसपास या कुछ ऐसे फैक्ट्री या कहीं ऐसे पे, तो जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे अगर आग लगेगी तो उससे भी बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान पहुंच सकता है। साथ में सांस से संबंधित बीमारियां भी इससे हो सकती है। बात करें अगर साथ ही वायु के संपर्क में आने से उग्र अग्नि की वजह से
पशुधन की मौत और हानि हो सकती है। मानव का नुकसान तो है ही है, हड्डियां तक गला देगा, लेकिन आपकी सांस की बीमारी, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खराब हो सकता है, साथ में फसलों को जला सकता है, और इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा तेज से जलने की वजह से, उग्र अग्नि की वजह से जो पशुधन है, यानी कि जो आपके अलग अलग पशु हैं, अब जो कहीं पे गाय भैंसे बंधी हुई हैं, ठीक है, आप देखिए खूंटे से बंधी, वहां पे अगर ऐसा हो जाए और आग लग जाए तो ऑब्वियस है उनकी जान जा सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि पशुधन की भी मौत हो सकती है, उनके भी ये हानि पहुंचा सकता है। अगर बात करें ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स की बात करें, इसको नाम दिया जाता है जीएचएस। क्या है? 1970 और 1980 के दशक में कई गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद जीएचएस की रूपरेखा तैयार की गई। बहुत ही ज्यादा अलग अलग फैक्ट्रियों में ऐसे घटनाएं घटित हो रही जिसकी वजह से बहुत ही जान माल का नुकसान हो रहा था, तो इसके लिए जीएचएस की, ठीक है, रूपरेखा तैयार की, जो हार्मोनाइज्ड केमिकल लेबल यानी पिक्टोग्राम तथा सेफ्टी डेटा सीट की अपनी प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों को रासायनिक खतरों, साथ में जोखिमों में बचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी बताता है कि कौन से केमिकल कितने हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है, उस पर लेबल लगाकर, साथ में उस पर डायग्राम्स बनाकर, ठीक है, उसके ऊपर चित्रात्मक शैली लगाकर, ठीक है, किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, उस आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको सेफ्टी डेटा सीट के तहत पहुंचाया जाता है। कौन? जो श्रमिक ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं कि ऐसे रासायनिक खतरों से कैसे बच सके और उसके जोखिम से कैसे बच सके, इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कौन? आपका जीएचएस। बात करें वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के एजेंडा 21 के अध्याय 19 के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में क्या किया था? जीएसएस के पहले आधिकारिक संस्करण का समर्थन किया था। कब किया था? 1992 में आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी, और इसके 19वें अध्याय में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में क्या किया था? 1919 के सम्मेलन में वर्ष 2003 में जीएचएस के पहले आधिकारिक संस्करण को समर्थन दे दिया था। तो इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा, 1992 मार के मत चलिए। बात करें अगर फास्फोरस बम का इतिहास और विधिक परिस्थिति क्या है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इतिहास देखें तो आयरिश राष्ट्रवादियों द्वारा 19वीं सदी के अंत में सर्वप्रथम श्वेत या व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? आयरिश जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा इसका उपयोग किया गया था। कब? 19वीं सदी के अंत में, जिसे फेनियन फायर के रूप में जाना जाने लगा। फेनियन शब्द आयरिश राष्ट्रवादियों को संदर्भित करता है, यानी कि इनके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको उन्हीं के नाम से फेनियन फायर के रूप में इसको उस समय जाना जाने लगा था। बात करें तब इन बमों का प्रयोग विश्व में कई संघर्षों में किया गया, अलग अलग संघर्षों, जिससे लंबे समय तक चलने वाला नागोर्नो काराबाख संघर्ष तथा नॉर्मंडी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आक्रमण शामिल है। और ये नागोर्नो काराबाख अभी भी चर्चा में है। कहां पे आप जानते? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अभी भी यह उपलब्ध है। बात करें अगर विधिक परिस्थिति की, तो श्वेत फास्फोरस बम का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ब्लैंकेट बैन नहीं, ठीक है, हालांकि इनका उपयोग आईएचएल के तहत विनियमित किया जाता है, यानी कि आपके ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स जो लॉ बने हैं उसके तहत किया जाता है, लेकिन आज से रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है। इसकी वजह से परेशानी होती, क्योंकि इसे माना नहीं जाता, लेकिन स्थिति परिस्थिति इससे बहुत खराब होती, क्योंकि इनमें प्रमुख घटकों में उष्मा और धूम्र शामिल हैं, और इसी वजह से इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता। परिणाम स्वरूप इसके अनुप्रयोग को कतिपय पारंपरिक हथियारों के अभिसमय के प्रोटोकॉल थर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो आग लगाने वाले हथियारों को संबोधित करता है। कौन सा? पारंपरिक हथियारों का अभिसमय, यानी कि कन्वेंशन हुआ था, पारंपरिक हथियारों के कन्वेंशन से संबंधित है। इसके प्रोटोकॉल 3 के तहत इस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाने की संभावना है, और नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि आग लगने वाले हथियारों को जिसमें शामिल किया गया है, इसको ध्यान में। बात करें या सर्वप्रथम या बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में सतह से लॉन्च किए जाने वाले ताप दीप्त बमों के उपयोग पर रोक लगाता है। साथ में यह, हालांकि यह सतह से लॉन्च किए गए सभी ताप दीप्त बमों के उपयोग को सीमित नहीं कर सकता है, यानी कि लगाता तो है, ठीक है, बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में इसके उपयोग को कहीं ना कहीं, ठीक है, यानी ताप दीप्त यानी जलने वाले बमों के तहत, ठीक है, इसको पाबंदी तो लगाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। दूसरा,
बहुउद्देशीय हथियार जिनमें श्वेत फास्फोरस बम शामिल हैं, बहुउद्देशीय जो हथियार है जिसमें श्वेत फास्फोरस बम शामिल हैं, वो आमतौर पर स्मोकिंग एजेंट के रूप में माना जाता है। ठीक है, इन्हें प्रोटोकॉल की तापदीप्त बमों की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि इसमें ऐसे बम शामिल हैं जो मुख्य रूप से आग लगाने तथा लोगों को जलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, इसको इसी बात को लेकर चर्चा है और एमनेस्टी ने इस पर बहुत ही बिल्कुल इजराइल के ऊपर कहीं ना कहीं इस पर विवाद किया है कि इस पर आप प्रतिबंध लगाइए, कहीं भी आप इसका उपयोग मत करिए, जिसकी वजह से मानव हड्डियां तक गल सकती हैं, पशुधन को नुकसान हो सकता है और ऐसे बहुत सारे नुकसान शामिल हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए जिससे कि अनअकैडमी पे ढेर सारा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको SIU5 कोड लगाने पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जितना अनअकैडमी डिस्काउंट देगी उतना ही आपको SIU5 का एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट लगाने से मिल जाएगा कोड को। तो कोड लगाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ढेर सारी पढ़ाई करिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।